Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the total energy budget in respiration. Let's start. The energy budget of aerobic respiration. It is very much important क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हम डिटेल से पढ़ चुके हैं. अब इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर इसके एनर्जी बजट को डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल रेस्पिरेशन से हमें क्या चीज़ मिली. अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आई रेस्पिरेशन से कि चूंकि इसमें एनर्जी हमें मिल रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के रिएक्शंस हैं सेल के अंदर. एक हैं जिनको हम कहते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस और दूसरे होते हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस. ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम योर एंट्री टेस्ट. तो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं सेल के अंदर इन विच द रिएक्शंस इन विच energy is released into surroundings, मतलब कि एनवायरमेंट के अंदर. जबकि एंडरगोनिक रिएक्शंस, these are the reactions in which energy is absorbed from the surroundings or environment. For example, मिसाल के तौर पे अगर हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस की बात करें जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, so that is respiration. रेस्पिरेशन जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, so that is एक्सर्गोनिक रिएक्शन. और जहां तक बात है एंडरगोनिक रिएक्शंस की, फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और like photosynthesis it is also an endergonic reaction. Dear students, हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं इसको कोरिलेट करके कि जो एंडरगोनिक रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज होती है, यू नो, दीज आर कॉल्ड एज द एनाबॉलिक रिएक्शंस. व्हाइल जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दे आर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस. सो द एक्सर्गोनिक यहां पे चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दे आर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस. तो ये एक चंद बात थी जो इंपॉर्टेंट थी बिफोर कैलकुलेटिंग द एनर्जी बजट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, 4 स्टेप्स हुए. पहला स्टेप हुआ, द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस में आपको याद है टोटल 4 एटीपी बने. एटीपी फॉर्म्ड आर 4, जो कि कब बने थे? ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ phase. Clear? ATP is formed. That is 4. लेकिन इसमें हमें नेट यील्ड कितनी हुई है? नेट यील्ड ऑफ ATP is that is 4 minus 2. ये 2 कौन से हैं? जो हमारे जो फर्स्ट फेज प्रेपरेटरी फेज में इस्तेमाल हुए थे. ठीक है. So these are the ATPs which were used during preparatory phase. तो 4 minus 2, so the net yield is 2 ATPs जो डायरेक्ट है ग्लाइकोलाइसिस के. अब दूसरा यहां पर बने हैं 2 NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि एक NADH कितने ATP प्रोड्यूस करता है? 3. तो इस एतबार से 2 NADH है तो कितने एटीपी बनने चाहिए? 6.
लेकिन इस स्टेप में 6 नहीं बल्कि 4 एटीपी बनते हैं, 4 जो है वो एटीपी बनते हैं। व्हाई? द रीजन इज दीज टू NADH, द NADH कैन नॉट क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो इसके लिए इम्परमिएबल है। तो फिर अब क्या करें, इस NADH का क्या करें? सो व्हाट हैपेंस, द NADH गिव्स energized electrons which pass via mitochondrial membrane and accepted by FAD, clear, which are reduced to FADH2। ये बात समझ आ रही है? NADH ये नहीं जा सकता माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्टली, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमिएबल टू दिस केमिकल। तो फिर क्या करेगा कि ये अपने एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके अंदर मौजूद पहले से मौजूद ऑक्सीडाइज्ड FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके साथ कंबाइन करेंगे एंड विल फॉर्म FADH2। तो 2 NADH थे, तो इससे बाय अ कॉम्प्लेक्स mechanism now forming 2 FADH2। और आपको पता है कि एक FADH2 कितने एटीपी बनवाता है? 2 एटीपी बनते हैं इससे। तो 2 से कितने हो गए? 2/2 मीन्स 4 ATPs आर फॉर्म्ड। तो ये एक्सेप्शन है यहां पर कि NADH चूंकि डायरेक्टली नहीं जा सकता था, उसने अपने एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स दे दिए माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को। उन्होंने जाकर के अंदर पहले से मौजूद FAD के साथ कंबाइन करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न फॉर आवर करिकुलम कि हाउ इट इज कन्वर्टेड, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। तो बस इतने जान लीजिए कि वो अल्टीमेटली FADH2 बनवा देंगे, मतलब FAD इज रिड्यूस्ड टू FADH2। अब आपको पता है कि एक FADH2 वो 2 एटीपी बनवाता है, तो 2 NADH से 2 FADH2 बनेंगे, तो उससे 4 एटीपी बनेंगे बजाय इसके के 6। So it will give 4 ATPs. Clear? चले, तो 4 NADH, 2 NADH जिन्होंने कितने दिए? 4 ATPs, और 2 नेट यील्ड है हमारे पास ATP की ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। अब आ जाए जरा सेकंड स्टेप पे, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स। तो एक ग्लूकोज से, यानी ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट क्या है? 2 पायरुवेट्स। तो इससे क्या बनते हैं? 2 NADH, 2 NADH बन रहे हैं यहां पर। क्लियर? चले, अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। यहां पर कोई डायरेक्ट एटीपी नहीं बना, सिर्फ 2 NADH बन रहे हैं यहां पर। नाउ द थर्ड स्टेप इज दैट इज Krebs साइकिल। Krebs साइकिल, तो Krebs साइकिल में आपको याद है कि when the Krebs cycle runs for single time, यानी कि एक पायरुवेट को एक एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करा के एक Krebs साइकिल रन करवा जाए, सो इट गिव्स 3 NADH। तो जब पायरुवेट रन कर रहा है, एक पायरुवेट से 3 NADH बन रहे हैं, एक FADH2 बन रहा है और एक ATP। कहां से? फ्रॉम GTP। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द साइकिल रन्स ट्वाइस? व्हेन इट रन्स ट्वाइस, मतलब Krebs साइकिल। तो ट्वाइस इसलिए क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने, तो ये एक पायरुवेट का है, दिस इज फॉर 1 पायरुवेट। ठीक है, उससे जो वो एसिटाइल कोए बना और उससे जो Krebs साइकिल चला, और ये दूसरे वाले का, सेकंड वाले का 2 पायरुवेट्स, तो उनसे 2 एसिटाइल कोए, 2 Krebs साइकिल चलेंगे, तो अल्टीमेटली इट विल यील्ड 6 NADH, 2 FADH2 एंड 2 ATP। क्लियर? चले, अब यहां पे हम इसको टोटल सम अप कर लेते हैं। सो हियर इज द सम अप। टोटल NADH कितने बन रहे हैं?
2 यहां पे ग्लाइकोलाइसिस में, 2 यहां पर इन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में, 4 हो गए, मतलब 2 प्लस 2 प्लस और 6 बन रहे हैं क्रेब्स साइकिल में। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6 10 NADH बन के, और एक NADH से कितना बन रहा है? 3 ATP। सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से, मतलब कि 30 ATPs। क्लियर? और इसी तरह से अब आ जाते हैं FADH2 पे। FADH2 कितने बन रहे हैं? टोटल 2, सो 2 और मल्टीप्लाई बाय एक FADH 2 ATP बनवाता है, तो 2, दैट इज इक्वल टू 4 ATPs यहां पर बन गए। क्लियर? अब सिर्फ ATP की बारी है, डायरेक्ट ATP। तो 2 नेट यील्ड हुआ हमें यहां पर, ये नेट यील्ड है 2 ATPs की यहां पर, और 2 ही क्रेब्स साइकिल के दौरान। 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ATP। क्लियर? अब इनका सम कर लेते हैं। सो ग्रैंड टोटल इज 30 + 4 + 4, सो दैट इज इक्वल टू 38। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया कि यहां पर ये वाले 2 NADH नहीं एंटर हो पाए, तो उनको कन्वर्ट किया गया 2 FADH2 में, तो उससे कितने मिले थे हमें? 4। तो मतलब 6 की बजाय कितने मिले? 4। तो अब उसमें से 2 माइनस कर देंगे, सो दैट इज इक्वल टू 36 ATPs पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो 36 ATP बनेंगे। ये हमारे पास नेट यील्ड है, दिस इज नेट यील्ड ऑफ ATP। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो 36 ATP है, दे आर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, सो दैट इज अबाउट द यूकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स में चूंकि कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा? इन प्रोकैरियोट्स, चूंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, कोई उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो उसमें बनेंगे 38 ATPs। याद रखिएगा इस डिफरेंस को, ठीक है, ये शुरू में डिस्कस हुआ। सो दैट इज द एनर्जेटिक्स। तो अपने याद रखने इसको कि किस तरह से ये टोटल हमने नेट इसका कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स, देयर इज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑक्सीडेटिव phosphorylation. So it is the formation of ATP in the presence of oxygen. हो कहां पे रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। Just a little bit overview. A diagrammatic or flow chart like description of this respiration. हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। This is a single mitochondria. इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर मौजूद है एक प्रोटीन, then there is another protein, and there are which I wanted to let you know, that is and जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिसोर्स कर रहा हूँ। ये क्रिस्टल हो गए, ठीक है, उसको मैंने सीधा बनाया ताकि हम इसको मैकेनिज्म को समझ सकें, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकें। सो दिस इज NADH dehydrogenase, clear, and this is the coenzyme Q. Here is cytochrome B, cytochrome C, and cytochrome A complex. और ये जो चीज है, this is the ATP synthetase. इसने असल में करनी है ATP की सिंथेसिस। किस तरह से? जैसे आपने देखा था केमियोस्मोटिक जो ATP सिंथेसिस थी ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस, वो फोटोफॉस्फोरिलेशन थी। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रही है। यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स है वो दूसरे उससे पहले वाले को जो है वो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, इस तरह से करके ये सारा प्रोसेस चल रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब यहाँ पर वो हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, ये वाली जगह कौन सी है? दिस इज इंटर मेम्ब्रेन space, clear, and this is mitochondrion, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जिसको हम आउटर कंपार्टमेंट भी कहते थे, आउटर कंपार्टमेंट। सो यहां पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाया जाता है, क्योंकि यहां पर जब भी NADH की
अब वो ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स तो आगे फ्लो करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है अल्टीमेटली यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब थोड़ी सी चीज एटीपी सिंथेसिस के हवाले से, एटीपी सिंथेसिस एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये बाहर जो आपको बल्ब की तरह का गोल सा हेड की लाइक है, दिस इज कॉल्ड F1 पार्टिकल। ये वही है एलिमेंट्री पार्टिकल जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था इन द फर्स्ट ईयर, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ये दो पार्ट्स हैं, ये F1 और बीच में एक रास्ता सा बना हुआ है, ये नाली सी बनी हुई आपको नजर आ रही है, स्पेस ये वाली, ये जो ट्यूब की तरह की है, दिस इज कॉल्ड FO पार्टिकल। तो ये F1 और FO मिलकर के क्या बना रहे हैं, एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस क्या करता है, बाहर चूंकि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको फेंकेगा अंदर की तरफ थ्रू दिस लुमेन, ये जो सुराख है थ्रू FO पार्टिकल, इसके जरिए अंदर फेंकेगा। इस दौरान क्या होगा कि जो ATP है, ADP that is converted into ATP. So this kind of phosphorylation is known as oxidative phosphorylation. और एक हमें तीन तरह की फॉस्फोराइलेशन पढ़ी, ऑक्सीडेटिव जिसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स की मद में बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाया जा रहा होता है इस रेस्पिरेटरी चेन के ऊपर। सो दिस कहां पर मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर इनर मेम्ब्रेन। लेट मी लेबल इट, दिस इज आउटर membrane and this one is the inner membrane. Clear? तो phosphorylation यहां पर that is the formation of ATP, ATP synthesis in the presence of oxygen. Clear? चूंकि यहां पर आपको पता है कि जो फाइनल एक्सेप्टर होता है that is molecular oxygen, या फिर यहां पर there is a oxidation reduction series of this compound. जैसे कि NADH क्या होता है, इसको कौन ऑक्सीडाइज करवाता है, कौन सा MQ, मतलब खुद ये क्या हो गया, रिड्यूस, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, तो अब इसको कौन ऑक्सीडाइज करवाता है, दैट इज साइटोक्रोम B, और साइटोक्रोम B के पास जब आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। सो इन दैट वेरी टर्म जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनकी एनर्जी इस्तेमाल होती है फॉर द एटीपी सिंथेसिस। क्लियर? सो दैट इज ऑक्सीडेशन। और हमने एक और डिस्कस की थी, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, कि उसमें फॉस्फोरिलेशन लफ्जी मतलब हमने डिस्कस किया था कि आप फॉस्फेट ग्रुप को किसी ऑर्गेनिक जो है वो मॉलिक्यूल के में ट्रांसफर करें तो वो फॉस्फोरिलेशन कराती है। लेकिन अगर वो एंजाइम बेस्ड हो, जैसे कि हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में, याद है आपको, उसके बाद फिर देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर को, तो एंजाइम की मदद से किसी एक फॉस्फोराइलेटेड, जिसके पास पहले से फॉस्फेट ग्रुप मौजूद हो, ऐसे सबस्ट्रेट से निकलवा के फॉस्फेट और एटीपी बनवाना, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, मैं डिस्कस कर चुका हूं। और फोटोफॉस्फोरिलेशन वो हम लाइट रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस the control of respiration. It is very much important. तो ये सारा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का कैसे कंट्रोल होता है। सो हियर वी गो, ग्लूकोज, it was converted into fructose 6 phosphate, ये P phosphate को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है एक एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, किसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड करता है, आपको याद है यहां पर एटीपी इस्तेमाल हुई थी, और इट वाज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फिर अल्टीमेटली इसके बाद 4-5 स्टेप्स हुए एंड इट फॉर्म्ड द पायरुवेट। फिर पायरुवेट की हुई डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहां पर भी एक एंजाइम एक्ट किया, दैट वाज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, और इसको किसमें कन्वर्ट किया गया, इनटू अल्टीमेटली acetyl-CoA के अंदर। और फिर acetyl-CoA कहां चला गया, इट एंटर्ड द Krebs cycle, it entered the Krebs cycle, और फिर Krebs cycle से आके क्या चीज कंटिन्यू हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर? तो ये टोटल समरी है हमारे इस प्रोसेस की A to Z इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहां पर इस पूरे ग्लूकोज के मुकम्मल ऑक्सीडाइज होने तक कितने डायरेक्ट एटीपी कहां बन रहे थे। एक तो एटीपी बन रहा है जी यहां पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यहां पर बन रहा है जी एटीपी, और एटीपी और कहां बन रहा है, ड्यूरिंग Krebs साइकिल,
आपको याद है जीटीपी से बना और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी बन रहा है, ठीक है, जब NADH और FADH टू को कन्वर्ट किया जा रहा है एटीपी के अंदर। तो जब भी एटीपी का लेवल सेल में एक क्रिटिकल लेवल से बढ़ जाए, इफ इट इज इंक्रीज्ड, सो हियर कम्स द there comes the inhibition, feedback, negative feedback inhibition। तो increased levels of ATP ये क्या करेंगे, ये inhibit करेंगे, it will inhibit this enzyme। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो रुक गया ये इसके साथ, यानी कि ये इसका समझे कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, ठीक है। इंक्रीज्ड एटीपी ये समझे कि इसकी एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो रही है, तो इसको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को रोक दिया जाएगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रुक गया तो उससे नीचे वाला प्रोसेस नहीं चल पाएगा, तो इस तरह से लेवल ऑफ एटीपी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरा आपने देखा था कि क्रेब्स साइकिल में बन रहा है NADH, इट फॉर्म्स NADH। तो डियर स्टूडेंट्स, जब NADH का लेवल हाई होना शुरू हो जाए, एक क्रिटिकल लेवल से ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो ये अब मतलब मजीद इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ NADH ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल इट विल इनहिबिट दिस एंजाइम, द पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। तो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिट हुआ तो एसिटाइल-CoA नहीं बनेगा, तो क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं होगा, तो NADH मजीद नहीं बनेगा। क्लियर? तो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एटीपी और इंक्रीज्ड लेवल ऑफ NADH, सो दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन जब ये प्रोसेस इनहिबिट हो गया, यहां से इनहिबिट हो गया, तो उसके नतीजा क्या होगा कि यहां से को पता सिट्रेट भी बन रहा था, जिसकी वजह से हम उसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रेट। तो अल्टीमेटली जब ये ब्लॉक होंगे तो सिट्रेट का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कम तो होगा, लेकिन एक लिमिट जब वो क्रॉस करेगा, थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करेगा कम होने की, सो व्हाट विल हैपन, it is going to activates this enzyme, the phosphofructokinase, and again the process is done, वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। So this is how the respiration is controlled in the cells। Clear? So ये increased level of ATP and increased level of NADH, they inhibit the respiration, while decreased levels of citrate, they will activate the respiration by activating the phosphofructokinase।